नमस्कार दोस्तों, डाटा स्ट्रक्चर लेक्चर्स की सीरीज़ में आज चौथा लेक्चर है जिसमें हम लोग एल्गोरिथम और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एल्गोरिथम पढ़ा था। ये देखा था कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिफरेंट तरीक़ों से कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इन वेज में, इन तरीक़ों में हमने फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन देखा था, हमने नेचुरल लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन या स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन देखा था, और तीसरा हमने स्यूडो कोड रिप्रेजेंटेशन देखा था। तो आगे के पार्ट में हम लोग स्यूडो कोड रिप्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे आज के लेक्चर में स्यूडो कोड रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। आज के लेक्चर में जो आउटलाइन है वो बिग ओ, ओमेगा और थीटा नोटेशंस को हम लोग रिवाइज करेंगे। हमने लास्ट टर्म पे भी इसके बारे में पढ़ा था, बिग ओ, ओमेगा और थीटा नोटेशंस के बारे में। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे हमारे लिए टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करने के लिए गिवन एल्गोरिथम की। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ये भी हम पढ़ेंगे, और टाइम एंड स्पेस ट्रेड ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस से। सो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में हमने देखा था कि दिस इज एक्चुअली द मैथमेटिकल बाउंडिंग और मैथमेटिकल फ्रेमिंग ऑफ रन टाइम परफॉर्मेंस ऑफ एनी एल्गोरिथम। अगर हमने ये एस्टिमेट कर लिया कि हमारी एल्गोरिथम रन टाइम पे n स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन होता है और लेट्स से दो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स का हम यूज़ करते हैं अपनी एल्गोरिथम, जब हमारी एल्गोरिथम रन होगी तो उसको दो एक्स्ट्रा स्पेस की या दो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ये कहते हैं कि ये जो n है वो टाइम फंक्शन है इसका, और ये जो 2 है वो इसका स्पेस फंक्शन है। टाइम फंक्शन और स्पेस फंक्शन की जब हम मैथमेटिकल बाउंडिंग कर देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशन में टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल, इस n के बारे में अगर हम ये जानते हैं कि हमारी एल्गोरिथम केवल n स्टेप्स लेगा या केवल n स्टेप में एग्जीक्यूट हो जाएगा और कोई भी डिफरेंट केसेस नहीं हैं जिसमें ये वेरी करे, तो हर केस में इस जितने भी इनपुट्स मुझे गिवन होंगे, जितने टाइप्स के इनपुट्स मुझे गिवन होंगे, उन सभी टाइप्स ऑफ इनपुट के लिए केवल n स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होंगे और केवल दो एक्स्ट्रा वेरिएबल ही यूज होगा। तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा n है। यहाँ पे थीटा नोटेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही इनपुट के बिहेवियर पे। इसी तरह से अगर हमने ये कहा कि दो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं, दो टेम्पररी हम यूज़ करते हैं, दो ऑक्सिलरी वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं अपनी लॉजिक में, तो हम कहेंगे कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थीटा 1 है अगर ये चेंज नहीं होता डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द इनपुट। सो 3 डिफरेंट नोटेशंस होते हैं जिसमें हम अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक है ओमेगा नोटेशन, अगर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी में बेस्ट केस पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि कुछ इनपुट्स पे हमारी एल्गोरिथम अच्छा बिहेव करेगा और कम टाइम लेगा या कम स्पेस लेगा, वी विल से कि हम कॉम्प्लेक्सिटी को ओमेगा नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। इसी एल्गोरिथम में कुछ इनपुट्स ऐसे पॉसिबल हैं जिसके लिए मुझे सारे के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने होंगे अपनी एल्गोरिथम के, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, वर्स्ट केस बिहेवियर है ये, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिग ओ नोटेशन का यूज़ करेंगे। और अगर हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हर केसेस के लिए, हर इनपुट्स के लिए फिक्स है, तो हम ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशंस का यूज़ करेंगे। थीटा नोटेशंस एवरेज केस बिहेवियर को शो करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द 3 नोटेशंस, 3 एसिम्प्टोटिक नोटेशंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सपोज हमारे पास एक लूप है, एक एल्गोरिथम हमने बनाया जिसका नाम है माई लूप। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम एल्गोरिथम का नाम लिखते हैं तो उसको हम कैमल केसिंग में लिखते हैं,
दो वर्ड्स को सेग्रीगेट करने के लिए, रीडेबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए हर वर्ड के पहले लेटर को अपर केस लेटर से लिखा जाता है। फाइन। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक स्यूडो कोड है, एक एल्गोरिथम है जिसमें एक लूप है जो 1 से लेके n तक रन करता है, और लूप के हर एग्जीक्यूशन में एक स्टेटमेंट है राइट आई। यहां पे हम ये मानेंगे कि हमारा हर एक स्टेटमेंट यूनिट टाइम लेता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो अगर लूप n टाइम्स रन करता है, जैसा कि इसके बिहेवियर में शो हो रहा है, ये लूप 1 से लेके n तक रन कर रहा है, तो राइट आई स्टेटमेंट भी n टाइम्स ही रन करेगा। तो हम मान सकते हैं कि ये जो एल्गोरिथम है इसमें n स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन हो रहा है। लेकिन ये केवल अजम्पशन हमारा हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन इससे डिफरेंट है। एक्चुअल सिचुएशन इसलिए डिफरेंट है, आइए हम इस फॉर i इक्वल्स टू 1 टू n को C लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो अगर हमने इसको C लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया, सो इट विल बी लाइक फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस। ओके, एंड देन इसके अंदर अगर राइट लिखा है तो मान लेते हैं कि हम इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है प्रिंट एफ स्टेटमेंट से। सो प्रिंट एफ परसेंटाइल डी आई। लूप के एग्जीक्यूशन में सबसे पहला काम होता है इनिशियलाइजेशन। सो इनिशियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज रनिंग हियर। देन इसके बाद कंडीशन चेक होगा जो कि सेकंड स्टेटमेंट है। कंडीशन चेक होने के बाद ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगा, तो ये थर्ड स्टेटमेंट है मेरे लिए। इसके बाद इंक्रीमेंट होगा, दैट इज द फोर्थ स्टेटमेंट फॉर मी। एंड देन अगेन कंडीशन चेक होगा जो कि फिफ्थ स्टेटमेंट है मेरे लिए। देन अगेन प्रिंट एफ चलेगा जो कि सिक्स्थ स्टेटमेंट है। हम मान लेते हैं कि कंडीशन अभी ट्रू है। इसके बाद इंक्रीमेंट हुआ जो कि सेवेंथ स्टेटमेंट है मेरे लिए। इंक्रीमेंट के बाद अगेन कंडीशन चेक हुआ जो कि एट्थ स्टेटमेंट है। एंड देन अगेन ये प्रिंट एफ चला। तो यू कैन सी दैट कि फॉर एवरी प्रिंटिंग ऑफ प्रिंट एफ देर आर 3 स्टेटमेंट्स विच इज रनिंग। मान लीजिए कि इस n की जो वैल्यू है वो 10 है, तो इसका मतलब है कि 30 स्टेटमेंट्स अब तक चल चुके हैं प्रिंटिंग के लिए, डाटा वैल्यू की प्रिंटिंग के लिए। i की वैल्यू 10 है और अब हमने इंक्रीमेंट किया। सो एक स्टेटमेंट इंक्रीमेंट के लिए लगा, 30 के बाद 31st स्टेटमेंट जो है वो इंक्रीमेंट के लिए लगा, और उसके बाद 31 को जब हमने i की वैल्यू को जब हमने चेक किया, i की वैल्यू 10 से 11 हो चुकी है, दैट 11 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये लूप की कंडीशन फेल हो गई। तो लूप की कंडीशन फेल होने वाला जो स्टेटमेंट है वो 32nd नंबर स्टेटमेंट है। तो एक बार लूप के एग्जीक्यूशन में जहां पे लूप का काउंटर 1 से 10 तक वेरी कर रहा है, 32 स्टेटमेंट्स चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि हमारा लूप n टाइम्स चलता है, तो ये 3n + 2 स्टेटमेंट्स मेरे चलेंगे एक्चुअल में। ओके, तो यहां पे अगर हम 3n + 2 लिखते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो हम कहेंगे कि जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं टाइम फंक्शन के हिसाब से, टाइम फंक्शन मान लेते हैं fn है, सो दिस हैज बिकम 3n + 2। ओके, नाउ अगर हम इसको ध्यान से देखें कि हमने कितने एक्स्ट्रा स्पेस का यूज किया, कितने ऑक्सिलरी वेरिएबल्स का यूज किया, कितने टेम्पररी वेरिएबल्स का यूज किया अपने लॉजिक में, तो वो है केवल एक i। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे एल्गोरिथम में, हमारे स्यूडो कोड में केवल एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है जो यूज हुआ है, इसलिए इसका स्पेस फंक्शन 1 हो गया। n की वैल्यू कुछ भी हो, हमारा जो एल्गोरिथम है वो n टाइम ही रन करेगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन 3n + 2 ही होगा। तो n की वैल्यू पे हमारा टाइम फंक्शन डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन डिपेंड नहीं करता। इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम फिक्स मानेंगे और इसको नोटेशन थीटा में लिखा जाएगा। लेकिन थीटा नोटेशन में हम इस 3n + 2 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि टाइम फंक्शन से नोटेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम इस पॉलिनोमियल में से हाईएस्ट डिग्री टर्म को पिक कर लेते हैं। सो 3n + 2 एक पॉलिनोमियल है,
और इस पॉलिनोमियल में से जब हमने हाईएस्ट डिग्री टर्म पिक किया तो वो n है। इसका 3n + 2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3n पावर 1 + 3n पावर 0, 2n पावर 0। सो यहाँ पे n की पावर 1 है और यहाँ n की पावर 0 है। तो n की पावर 1 हाईएस्ट डिग्री टर्म है। इस n को हमने पिक किया और नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आइए अब स्पेस फंक्शन की बात करते हैं। स्पेस फंक्शन के अकॉर्डिंग केवल एक टेम्परेरी या केवल एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है वो 1 वर्ड ही ऑक्यूपाई करता है। जैसे हमने ये अज्यूम किया कि हर एक स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन में यूनिट टाइम लग रहा है, वैसे ही हमने यहाँ पे भी अज्यूम कर लिया कि हर एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड ही यूज़ हो रहा है। हालांकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये स्टोरी चेंज होगी। अगर आपने इंटीजर वेरिएबल लिया है तो वो 2 बाइट ले लेगा, अगर सी लैंग्वेज के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। अगर आपने फ्लोट लिया है तो 4 बाइट लगेगा, डबल लिया है तो 8 बाइट लगेगा। लेकिन यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 1 वर्ड ही हमारा यूज़ हो रहा है एल्गोरिथम के रेस्पेक्ट में। सो यहाँ पे स्पेस फंक्शन भी 1 है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, चूंकि फिक्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, n की किसी भी वैल्यू के लिए केवल एक ही वेरिएबल हमारा यूज़ होगा पूरे एल्गोरिथम में, पूरे स्यूडो कोड में, इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी θ1 मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक और एल्गोरिथम लेते हैं। ये एक नेस्टेड लूप का एग्जांपल है। इसमें एक ये लूप है और इसके अंदर दूसरा लूप लिखा गया है। ठीक है, अगर आप ध्यान से पिछला लेक्चर पिछले स्लाइड को ध्यान से देखें तो हमने 3n + 2 एग्जीक्यूशंस माने थे स्टेटमेंट्स के अगर एक बार लूप रन होता था तो। अब हमारा अजम्पशन है, उस अजम्पशंस के हिसाब से हम ये मानेंगे कि अगर लूप एक बार रन हो रहा है और लूप के अंदर केवल एक स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हमने ऐसा लिखा फॉर i = 1 2 and do, और इसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखा राइट i, तो हम ऐसा मानेंगे कि इस पूरे ब्लॉक या इस पूरे लाइन ऑफ कोड्स का जो टोटल एग्जीक्यूशन है वो केवल n बार होता है। ऐसा अजम्पशन हमने इसलिए किया क्योंकि अगर हम 3n + 2 लें तो भी इसको नोटेशन के फॉर्म में हम θn ही लिखेंगे, और अगर हम इसको n मान लें तो भी हम नोटेशन के फॉर्म में θn ही लिखेंगे। तो इसी के कारण हमने ये अज्यूम कर लिया कि अगर लूप हमारा रन हो रहा है तो लूप के एग्जीक्यूशन में n टाइम्स या n स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर i = 1 to n टाइम्स ये लूप चलेगा, और i की हर एक वैल्यू के लिए j 1 से लेकर n तक चलेगा। इसका मतलब ये भी n बार चलेगा, और इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है। तो हम मान सकते हैं कि i की वैल्यू जब 1 है तो इनर लूप n टाइम चला, जब i की वैल्यू 2 है तो भी इनर लूप n टाइम्स चला, जब i की वैल्यू 3 है तो भी इनर लूप n टाइम्स चला, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब i की वैल्यू n है तो भी इनर लूप n टाइम्स ही चला। तो अगर आप इन सबको सम कर लें n + n n टाइम्स को, सो दिस विल एक्चुअली बिकम n²। सो टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशंस हम यहाँ पे n² मान रहे हैं। सो यहाँ पे टाइम फंक्शन हो गया n²। नाउ सी, इस पूरे स्यूडो कोड में n की किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों लूप पूरे चलेंगे और ये स्टेटमेंट भी चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिक्स हो गई। तो इसका मतलब हम थीटा नोटेशन का यूज करेंगे और थीटा नोटेशन में कॉम्प्लेक्सिटी लिखेंगे θn²। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने 2 टेम्परेरी वेरिएबल्स का यूज किया है, 2 ऑक्सिलरी वेरिएबल्स का यूज किया है, i और j। इसके अलावा हमने तीसरा वेरिएबल का यूज नहीं किया। सो अगर हमने i और j वेरिएबल का यूज किया तो टाइम स्पेस फंक्शन हमारे लिए हो गया 2, क्योंकि 2 ऑक्सिलरी वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अगर 2 ऑक्सिलरी वेरिएबल हैं तो ये फिक्स हैं n की किसी भी वैल्यू के लिए, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी θ1 लिखी जाएगी। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं नेस्टेड लूप का ही। आप ध्यान से देखें कि इसमें एक नेस्टेड लूप ये है और ये एक सिंगल लूप है। ओके, सबसे पहले हम नीचे वाले लूप का, इस वाले लूप का फॉर k = 1 to n do का कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। अभी हम लोगों ने ये अज्यूम किया था कि लूप के एक एग्जीक्यूशन को हम n टाइम्स एग्जीक्यूशन मानते हैं। ओके, केवल n स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन मानते हैं, और इस लूप के अंदर 3 स्टेटमेंट है 1 2 3।
तो हर लूप के एग्जीक्यूशन में 3 स्टेटमेंट्स रन हो रहे हैं और लूप n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, इसलिए इस पार्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाएगी, इस पार्ट के लिए जो टाइम फंक्शन माना जाएगा वो 3n माना जाएगा। और इस नेस्टेड लूप के लिए, नेस्टेड लूप में 2 स्टेटमेंट लिखे गए हैं, राइट i एंड राइट j। अगर हम एक स्टेटमेंट इसको माने और दूसरा इसको माने तो लूप के हर एग्जीक्यूशन में ये 2 स्टेटमेंट्स चल रहे हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर नेस्टेड लूप है और 1 से n आउटर लूप भी चल रहा है और 1 से n इनर लूप भी चल रहा है, तो n स्क्वायर टाइम्स इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। सो हर एग्जीक्यूशन में 2 स्टेटमेंट्स चल रहे हैं और लूप का एग्जीक्यूशन n टाइम है, n स्क्वायर टाइम्स है, इसलिए टोटल एग्जीक्यूशन इसका 2n स्क्वायर हो गया। तो टाइम फंक्शन हमारा हो गया 2n स्क्वायर प्लस 3n, क्योंकि ये लूप सेपरेटली चल रहा है नेस्टेड लूप और k वाला लूप सेपरेटली चल रहा है। सो इसमें टाइम फंक्शन हुआ 2n स्क्वायर प्लस 3n। नाउ हम कॉम्प्लेक्सिटी जब लिखेंगे तो चूंकि ये फिक्स कॉम्प्लेक्सिटी है n की किसी भी वैल्यू के लिए, तो थीटा नोटेशन का यूज करेंगे और थीटा के अंदर जो क्वांटिटी हम लिखेंगे वो पॉलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री का टर्म होगा। सो यहाँ पे n स्क्वायर है और यहाँ पे n पावर 1 है। सो हमने हाईएस्ट डिग्री टर्म को पिक किया और n स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 यूज हो रहे हैं, एक i, एक j और एक k। इसके अलावा कोई भी तीसरा चौथा ऑक्सिलरी वेरिएबल या टेम्पररी वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। सो इसलिए हम इसके स्पेस फंक्शन को मानेंगे 3 है, और स्पेस फंक्शन अगर 3 है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी मानी जाएगी थीटा 1। अच्छा, 3 जो है हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यू है। जब भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है या कांस्टेंट टर्म्स होते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए नोटेशन के अंदर हम 1 लिखते हैं। ओके, नोटेशन के अंदर 1 लिखा जाएगा। अगर हमारे पास ये संख्या 1000 होती, 1000 होती, तो भी हम थीटा 1 लिखते, और अगर हमारे पास ये संख्या 10 होती तो भी हम थीटा 1 ही लिखते। सो कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए नोटेशन के अंदर हम 1 का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे सिंगल लूप है, लेकिन सिंगल लूप फ्रीली रन नहीं कर रहा है 1 से n तक, बल्कि इसमें मल्टीप्लिकेशन टर्म्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि i की फर्स्ट वैल्यू 1 है और i की सेकेंड वैल्यू 2 है, और i की जो थर्ड वैल्यू है वो 4 है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप मल्टीप्लाइड विद 2 है, और i की नेक्स्ट वैल्यू 8 होगी, i की नेक्स्ट वैल्यू 16 होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि 1 को अगर हम छोड़ दें तो 2 मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 1, 4 मीन्स 2 स्क्वायर, 8 मीन्स 2 क्यूब, एंड 16 मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 4। सो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है उस एग्जीक्यूशन के दौरान i की वैल्यू 2 के पावर्स में चेंज हो जा रही है। सो ऐसा अगर हम अज्यूम करें कि i की वैल्यू n या n से बड़ी तब होगी या n से लेस तब होगी, या लेस देन और इक्वल टू n है, तब तक तो ये लूप चलेगा। लेकिन जैसे i की वैल्यू n से बड़ी हो जाएगी वो नहीं चलेगा। इसका मतलब जो लास्ट एग्जीक्यूशन हमारा है वो i इक्वल टू n के लिए होगा। सो i इक्वल टू n के लिए अगर लास्ट एग्जीक्यूशन हम मान रहे हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा कि 2 की सम पावर जब n के इक्वल हुआ होगा तभी हमने लूप का लास्ट एग्जीक्यूशन किया होगा। तो मान लेते हैं कि kth 2 के पावर में i की वैल्यू n के इक्वल हो जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पावर k इज इक्वल्स टू n। इफ यू टेक लॉग बोथ द साइड्स, द टर्म बिकम्स लाइक दिस। इस k को अगर हम यहां ले आए, सो k log 2 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू log n, and k is equals to log n to the base 2। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो लूप का एग्जीक्यूशन हुआ है वो k पे डिपेंडेंट है, 2 के पावर k पे डिपेंडेंट है, और नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन अगर आप काउंट करें तो i की वैल्यू 1, देन i की वैल्यू 2 के पावर 1 के लिए, 2 के पावर 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ 2 पावर k के लिए। सो जो टोटल एग्जीक्यूशंस यहां हुए हैं वो k+1 एग्जीक्यूशंस हुए हैं। टोटल एग्जीक्यूशंस k+1 होने का मतलब है log n टू द बेस 2 + 1 इतने एग्जीक्यूशंस हुए,
और चूंकि लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो लूप के हर एग्जीक्यूशन में एक स्टेटमेंट चल रहा है, इसलिए टाइम फंक्शन इसका हो गया log n to the base 2 plus 1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे लिखी जाएगी इसकी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखने के लिए हम थीटा नोटेशन का यूज करेंगे क्योंकि फिक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। यहां पे पॉलिनोमियल टर्म log n के कारण माना जाएगा, इसलिए थीटा n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमें सबसे पहले स्पेस फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा। स्पेस फंक्शन के लिए हम फाइंड कर लेते हैं कि कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हमने यूज किए, तो यहां पे केवल एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तो इसलिए स्पेस फंक्शन 1 हुआ। 1 एक कांस्टेंट टर्म है, इसलिए कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई थीटा 1, और ये फिक्स्ड है। नाउ एक और एल्गोरिथम लेते हैं। आप ध्यान से देखें तो जो इनर लूप है j इक्वल्स टू 1 to n स्टेप मल्टीप्लाइड विद 2, ये इस एग्जाम्पल में इस लूप के इक्विवेलेंट है। और अभी अभी हमने देखा था कि इसमें नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस जो हो रहे हैं वो log n plus 1 हो रहे हैं। तो यहां पे भी इनर लूप का जो एग्जीक्यूशन है वो log n plus 1 टाइम होगा। आउटर लूप की अगर हम बात करें, इस वाले लूप की बात, तो ये आइटरेट कर रहा है 1 से लेके n तक। तो i की 1 वैल्यू के लिए ये लूप आइटरेट कर रहा है log n plus 1 टाइम्स। i की वैल्यू 2 के लिए भी ये आइटरेट कर रहा है log n plus 1 टाइम। सिमिलरली i की वैल्यू n के लिए भी ये आइटरेट कर रहा है log n to the base 2 plus 1 टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो टोटल एग्जीक्यूशन हो रहा है वो हो रहा है n मल्टीप्लाइड विद log n to the base 2 plus 1। सो ये हमारा टाइम फंक्शन हो गया। सो दिस हैज बिकम दी टाइम फंक्शन। इस टाइम फंक्शन को हम नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए n को अंदर, सो log n to the base 2 plus n हो गया। n log n और n में जो बड़ी क्वांटिटी है वो n log n है, तो पॉलिनोमियल का हायर डिग्री टर्म ये माना जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी इसके रेस्पेक्ट में लिखी जाएगी। सो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो गई थीटा n log n to the base 2। okay, so this is the time complexity for this algorithm. Now what about the space function? The number of extra variables used in the logic is I and j. Okay, so 2 are the extra variables that we are using, hence the space function is 2 and the space complexity is constant, that's why it will be written as theta 1. Now again see this one, this algorithm. In this algorithm, the first part is similar to this algorithm. We have already seen that the execution, total number of execution of this one is n into log n plus 1. So this is that we already know that this part has a complex, this part will run n into log n plus 1 time. And what about this one? This is a separate loop than this one, and this loop will run for n times. There is only one statement inside this loop. So additional n because of this. So these are the total number of execution of the statements. So the time function becomes n plus n log n plus n. So this is 2n plus n log n. Okay. Now out of n and n log n, पॉलिनोमियल के रेस्पेक्ट में n log n की डिग्री ज़्यादा मानी जाएगी, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी थीटा n log n to the base 2. We have used 3 extra variables, we have used 2 extra variables here, one is I and one is j, and in this part we have repeated this I. So 2 are the extra variables, so space function is 2 and hence the space complexity will be theta 1. Okay. Now see the matrix addition. It is very easy to find out the time and the space complexity of this matrix addition. Given are the two matrices A and B. Both of these matrices are square in size and we have to add these two matrices. So for addition of the matrices,
you will add same row and same column element of both the matrices, and you will store the answer as a new element in the third array or third matrix. So we consider that A and B are the matrices which are given, and C is the matrix which is being taken by your side. Okay, so in the algorithm you have taken this C matrix. So now this is a nested loop. It runs from 0 to n minus 1, 0 to n minus 1. So the number of statement execution will be n into n. So n into n execution of this part, and then n into n execution for this part. What is this? This actually is printing the result array. Result we have stored in the C array or C matrix. So result is being printed by these two loops. So this is also a nested loop and only one statement inside this. So the total number of execution will be n square. So total number of executions of statements for this algorithm is n square plus n square. It means 2n square. Okay, so this is 2n square. In the terms of the complexity, how will you write this? The highest degree term is n square, and it is fixed. We cannot change this, we cannot reduce this anyhow, or we cannot it does not change with respect to the input. So that's why the time complexity is written in theta notation. The space function, interesting one to find. You see that the number of extra variables are I and j only, but you have used a C matrix from your side or C array from your side, and this C array is a 2D array. It will have a size n cross n, because you have to store n square elements in it. So that's why the space function, in the space function we will include the size of this C matrix also. So the total space which is required here is n square because of the C array and two extra variables I and j. So the space function is n square plus 2. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे लिखेंगे? थीटा n स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर प्लस 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 2n रेज़ टू द पावर 0. अगर ये पॉलिनोमियल है तो उसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म n स्क्वायर है, कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर के रेस्पेक्ट में लिखी जा रही है. नाउ अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें हम सर्चिंग कर रहे हैं, लीनियर सर्च कर रहे हैं. लीनियर सर्च का मतलब क्या है कि एक हमारे पास रैंडम एरे गिवन है और उस रैंडम एरे में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको सर्च करना है. अगर वो एलिमेंट मुझे सर्च करके पता चल गया कि कहाँ पे प्रेजेंट है तो हम उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे और एल्गोरिथम को फिनिश कर देंगे. सो अगर हमारे पास एरे गिवन है 10, 20, 50, 30 और 5 और मुझे 30 को सर्च करना है तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 0 इंडेक्स से, ये 30 नहीं है. 1 इंडेक्स, ये भी 30 नहीं है. 2 इंडेक्स, ये भी 30 नहीं है. 3 इंडेक्स, यस ये 30 है, तो हम क्या करेंगे 3 रिटर्न कर देंगे, यही मेरा आंसर है. लेकिन इस एल्गोरिथम में अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा भी हो सकता था कि 30 हमारा यहां पे होता, या ऐसा भी पॉसिबल था कि 30 एकदम लास्ट पोजीशन पे होता. अगर 30 फर्स्ट पोजीशन पे है तो मुझे केवल एक कंपैरिजन करना पड़ेगा और मैं अपनी एल्गोरिथम को टर्मिनेट कर सकता हूं. और अगर मुझे लास्ट पोजीशन पे मिला तो मुझे सारे कंपैरिजंस करने पड़ेंगे, n कंपैरिजंस करने पड़ेंगे. तो जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन है लूप का वो फिक्स नहीं है, वो वेरी कर रहा है और वो डिपेंड कर रहा है कि हमने सर्च की क्या पिक किया था. तो बेस्ट केस में केवल एक कंपैरिजन होगा मेरा, लेकिन वर्स्ट केस में n कंपैरिजंस होंगे, मुझे लास्ट तक जाना पड़ेगा और n कंपैरिजंस करने पड़ेंगे. इसीलिए बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा नोटेशन में लिखी जाएगी और वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ नोटेशन में लिखी जाएगी. स्पेस फंक्शन, कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हमने यहां पे यूज किया इस एल्गोरिथम में? केवल एक i, इसके अलावा हमने कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज नहीं किया. इसलिए इसका स्पेस फंक्शन होगा 1 और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी थीटा 1. सो इसमें आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट एल्गोरिथम्स देखा, डिफरेंट स्यूडो कोड्स लिया और उसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस किया. नोटेशंस भी देखा कि क्यों हम थीटा नोटेशंस यूज कर रहे हैं, किस सिचुएशन में हम ओमेगा नोटेशन का यूज कर रहे हैं और किस सिचुएशन में बिग ओ नोटेशन का यूज कर रहे हैं. आगे के लेक्चर में इस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कुछ और एल्गोरिथम्स देखेंगे
जिसकी टाइम और स्पेस को एनालिसिस हम करेंगे। थैंक यू।